चैनल स्टूडेंट्स, और आज मैं आकृति सेठ आपकी एजुकेटर आपके लिए लेके आई हूँ इंडियन पीनल कोड का लेक्चर नंबर 6। अगर आपने अभी तक के इंडियन पीनल कोड के फाउंडेशन बैच के लेक्चर्स देखे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए आपको कैसे लग रहे हैं। एंड आगे आने वाले लेक्चर्स में हमारा मेन एम यही रहेगा कि हम आपको इस फाउंडेशन बैच में बहुत अच्छे से बेसिक्स पढ़ाएं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दें विद एग्जाम्पल्स। एंड जी हाँ, जिस भी केस में रेलिवेंट केस लॉस होंगे, लैंडमार्क जजमेंट्स होंगी, रीसेंट जजमेंट्स होंगी, मैं वो सब भी आपको बताऊंगी। ये बैच इंपॉर्टेंट रहेगा जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने पीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट हैं, लीगल एप्टीट्यूड का आपका पेपर आएगा तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी। अगर आप एक एलएलबी स्टूडेंट हैं, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स आने वाले हैं, तो तब भी ये वाले लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेंगे, क्योंकि इसमें मेरा मेन एम यही है कि मैं जो बेयर एक्ट के मोटे मोटे सेक्शंस हैं उनको मैं आपको क्रिस्प फॉर्म में, फ्लो चार्ट फॉर्म्स में प्रोवाइड करूं, एंड ऑल्सो आपको अच्छे से केस लॉ समझाऊं, लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ाऊं। तो आइए देखते हैं आज के हमारे टॉपिक्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम आईपीसी देखते हैं तो आईपीसी में चैप्टर 2 ऑफ द इंडियन पीनल कोड बताता है जनरल एक्सप्लेनेशंस, कुछ स्पेशल वर्ड्स यूज किए गए हैं, उनके मीनिंग्स बताता है, जो हमारे सेक्शन 6 टू लेके 52A हैं। तो इस पार्ट को, सेक्शन 6 टू 52A को मैं दो पार्ट्स में कराऊंगी, लेक्चर नंबर 6 एंड लेक्चर नंबर 7 दोनों ही ये होंगे। अब आपको लगेगा कि क्या जरूरत है इनको करने की, डायरेक्ट मैम सेक्शन पे आओ। तो पहली बात तो ये है कि मैं सेक्शंस कराऊंगी इनके सारे, बट ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये स्पेशल वर्ड्स एंड मीनिंग्स जो हैं ये आपके पूरे आईपीसी में, पूरे हमारे कोड में जो हम बोलते हैं यूज होते हैं। तो अगर एक बार इनको समझ लिया तो बाकी जहां जहां पे भी ये कॉन्सेप्ट्स आएंगे आपको तकलीफ नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लेक्चर नंबर 6 एंड लेक्चर नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे लिए। चाहे ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बट ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को बहुत ईजी कर देते हैं। ऑल्सो अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं तो इस पोर्शन में से हमारे पीटी में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी मोटे 10 नंबर के, 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, इवन आपके एलएलबी के पेपर में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो इन पोर्शन को हम बहुत ही ज़्यादा निग्लेक्ट कर देते हैं, हमें लगता है ये रेलिवेंट नहीं है, बट ये बहुत रेलिवेंट है, इसलिए इसको छोड़ के नहीं जाना है बिल्कुल भी। तो आइए बढ़ते हैं। जब हम चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, जनरल एक्सप्लेनेशंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको क्या देखना है, सेक्शन नंबर 6 टू 52A इनके बारे में बात करता है। ये एक सेपरेट चैप्टर बनाया गया, और क्यों इंट्रोड्यूस किया लॉ मेकर्स ने इसको, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, जैसे कि आप बात करो मैन क्या है, वुमेन क्या है, पर्सन कौन है, एनिमल कौन है, वेसल कौन है, पब्लिक सर्वेंट कौन है, जज कौन होता है, कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है, ये सारी चीजें बहुत ही नॉर्मल लगती हैं, बट इनको समझना, इनकी डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। तो दीज आर एप्लीकेबल टू द इंटायर कॉन्सेप्ट, और ये क्या एक्सप्लेन करते हैं, सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं, सब स्पेशल मीनिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं जो कि इस कोड में दिए गए हैं। और ये कोड क्या है, आईपीसी, आईपीसी है ये कोड। तो ये बहुत ही रेलेवेंट रहने वाला है आप सबके लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं और देखते हैं। जब हम सेक्शन 6 की बात करते हैं तो सेक्शन 6 बात करता है कि एवरी ऑफेंस इन आईपीसी इज सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शंस। स्टूडेंट्स, जनरल एक्सेप्शंस का चैप्टर 4 होता है, वो मैं आपको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ, थोड़ा सा रुकिए उन लेक्चर्स के लिए। बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड सेक्शन 6 क्या कह रहा है कि सारे ऑफेंसेस जो कि आईपीसी में डिफाइंड है वो सारे हैं सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शन। मतलब थ्रू आउट दिस कोड हर एक ऑफेंस जो भी बोला गया है, हर एक पीनल प्रोविजन जो भी बोला गया है, हर एक इलस्ट्रेशन जो भी बोली गई है, वो सारे शैल बी सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शंस। और शैल वर्ड यूज है तो ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है स्टूडेंट्स, इसको नहीं भूलना है। तो शैल और मे में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। शैल एंड मे में डिफरेंस होता है, शैल होता है आपका मैंडेटरी और मे होता है डिस्क्रिशनरी। तो हर एक ऑफेंस के आगे ये लिखने से अच्छा कि दिस इज सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शन, इन्होंने एक स्पेसिफिक सेक्शन नंबर 6 बना दिया। अगर अब एग्जाम्पल के तरीके पे लें तो किसी के ऊपर, अगर एक्स के ऊपर फॉर एग्जाम्पल मर्डर का चार्ज लगा हुआ है, या फिर रेप का चार्ज लगा हुआ है, या फिर किडनैपिंग, अबडक्शन, किसी भी चीज का चार्ज लगा हुआ है, और वो बोल रहा है जी मैंने तो ये किया ही नहीं, मेरा तो प्ली ऑफ एलिबाई है, या फिर मैं तो अनसाउंड था, मुझे पता ही नहीं नेचर ऑफ ऑफेंस क्या था, आई वॉज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ ऑफेंस, और मे बी आई वॉज इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेटेड, और अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट आई डिड समथिंग, और
I thought that I was justified by law to do certain things. All these are what? All these are exceptions. All these are general exceptions जो हमारा चैप्टर नंबर 4 बोलता है, जो हम अभी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से लेक्चर्स में आने वाले. बट सेक्शन 6 ये कहता है कि सारे ऑफेंसेस जो है वो सारे के सारे आर सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शंस. अब बात करते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है. नॉर्मल कोर्स में हम क्या समझते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन होता है उसके ऊपर बर्डन होता है कि वो अपने केस को प्रूव करे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. प्रोसिक्यूशन कौन हुआ? जिसने केस फाइल किया है, जो स्टेट है. जब मैंने आपको बताया था कि क्राइम इज अ रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी, तो मैंने ये भी बताया था कि स्टेट वर्सेस XYZ हो जाता है, क्योंकि जब कोई भी ऑफेंस होता है, कोई भी क्राइम होता है, तो वो पूरी सोसाइटी की कॉन्शियसनेस को हिला देता है. तो जब प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होता है बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ होता है प्रोसिक्यूशन के ऊपर. बट एज पर सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. अब स्टूडेंट्स एक चीज जो बहुत ध्यान से रखनी है, इंटरलिंकेजेस और इंट्रा लिंकेजेस, ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी कि आप किसी भी लॉ को एक आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते हो. आप ये नहीं सोच सकते कि आज मैं सिर्फ आईपीसी पढ़ूंगी और कोई और सेक्शन नहीं आएगा, उसमें कोई और सब्जेक्ट नहीं आएगा. दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबल. सो इंट्रा लिंकेजेस, इंटर लिंकेजेस बहुत जरूरी हैं. जब हम आईपीसी पढ़ते हैं उसका रिलेशन होता है सीआरपीसी के साथ भी, इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ भी, लॉ ऑफ क्राइम्स में ये सब आता है. तो जो 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है वो ये कहता है कि जो हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किसके ऊपर आता है? अक्यूज के ऊपर आता है. वो अक्यूज को प्रूव करना पड़ेगा कि जो उसने मर्डर किया वो मर्डर वाज बिकॉज ऑफ सम रीजन, जैसे कि वो अनसाउंड था एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट ऑफेंस, या फिर ही वाज इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेटेड. कोई भी ऐसा पॉइंट हो सकता है. सो वो किसको प्रूव करना पड़ेगा? वो बर्डन ऑफ प्रूफ है ऑन द अक्यूज्ड. ओके, तो इस चीज को ध्यान रखना है. सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इस बारे में बात करता है. अब बात करते हैं सेक्शन 7 क्या कहता है. सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन. अगर वो कहीं पे भी एक्सप्लेन किया गया है, मतलब उसका सेम रहेगा एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड में. तो मतलब अगर मैंने बता दिया कि मैन का मतलब ये होता है, तो वो मैन का मतलब हर एक जगह पे जहां पे भी वो मैन वर्ड यूज हो रहा है इंडियन पीनल कोड में सेम रहेगा. सिमिलरली सेक्शन 8 बात करता है जेंडर की. जेंडर में आप पढ़ोगे हर जगह पे ही लिखा हुआ है, एक्ट में लिखा हुआ है ही हु डज दिस, ही हु डज दैट. ओके, सो इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल्स एग्जेम्प्टेड है, जी नहीं. ही का मतलब है इज इक्वल टू शी, सो बेसिकली इट इज इक्वल टू मेल इज इक्वल टू फीमेल. लॉ में ये बोला गया है until and unless कुछ चीज स्पेसिफिकली बोली गई हो. ठीक है, सेक्शन 9 की बात करते हैं. नंबर क्या होता है? unless the contrary appears from the context, words importing singular number include plural number and words importing plural number include singular number. तो singular is equal to plural और vice versa. तो singular includes plural also. ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 10 क्या बोलता है. मैन और वुमन को डिफाइन करता है. बोलता है कि वुमन ऑफ एनी एज या फिर मैन ऑफ एनी एज. तो लॉ में जहां पे भी आपके सेक्शन में मैन दिया हुआ है, वुमन दी हुई है, अनटिल एंड अनलेस कोई स्पेसिफिक बार है, जैसे कि हमारा सेक्शन 82 और 83 ऑफ इंडियन पीनल कोड बात करता है. 82 बात करता है कोई भी बच्चा जो 7 साल से कम है, अगर वो कोई ऑफेंस करता है तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, जनरल एक्सेप्शन में कवर्ड है. अब यहाँ पे 83 में लिखा हुआ है 7 साल से 12 साल का बच्चा अगर कोई ऑफेंस करता है तो भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर उसको मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है. तो अनटिल अनलेस कोई एज दी गई हो, बट हर एक मैन कौन होगा? सारी एजेस का मैन इंक्लूडेड है, और हर एक वुमन मतलब सारी एजेस की फीमेल्स इंक्लूडेड है. ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन 11. पर्सन कौन होता है? पर्सन कैन बी अ कंपनी, एन एसोसिएशन, अ बॉडी ऑफ पर्सन, या फिर ये इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता. फॉर लॉ अ कंपनी इज ऑल्सो अ पर्सन. अगर आपको मेरा लेक्चर 1 और 2 याद हो तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी को हम पहले क्रिमिनल लाइबिलिटी की बात कर रहे थे तो कितनी डिफिकल्टीज हुई थी और कैसे कैसे लॉ इवॉल्व हुआ और कैसे कैसे ये चीज देखी गई कि अब कंपनी को भी आप होल्ड कर सकते हो. उनके जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, मैनेजमेंट होता है, वही होते हैं एक्चुअली में डिसीजन मेकर्स, जो डे टू डे एक्टिविटीज, जो डे टू डे अफेयर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं. तो सेक्शन 11 ये बात बताता है कि पर्सन कौन होता है? कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या फिर इनकॉर्पोरेटेड ना हो.
सेक्शन 12 बात करता है कि पब्लिक क्या होती है, एनी क्लास ऑफ पब्लिक और कम्युनिटी, तो बेसिकली कोई भी क्लास ऑफ पब्लिक या कम्युनिटी को सेक्शन 12 में रखा गया है। सेक्शन 13 डेफिनेशन ऑफ क्वीन थी जो कि रिपील कर दी गई है। सेक्शन 14 बात करता है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, कोई भी ऐसा ऑफिसर, कोई भी ऐसा सर्वेंट जो कि कंटिन्यू कर रहा है, अपॉइंट किया गया है या फिर एम्प्लॉय किया गया है इन इंडिया बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। सो बेसिकली गवर्नमेंट के अंडर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसके अंदर अगर कोई भी ऑफिसर या सर्वेंट को आप अपॉइंट करते हो, एम्प्लॉय करते हो और अपॉइंट और एम्प्लॉयमेंट के बाद वो बंदा कंटिन्यू कर रहा है तो वो बन जाता है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। सेक्शन 15 बात करता है ब्रिटिश इंडिया की जो कि रिपील किया गया है। सेक्शन 16 बात करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो भी रिपील कर दिया गया है। सेक्शन 17 बात करता है गवर्नमेंट क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही इसमें इंक्लूड किया गया है, तो सेक्शन 17 के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आती है। सेक्शन 18 जब हमने लेक्चर नंबर 4 में करा था कि एप्लीकेशन ऑफ इंडियन पीनल कोड, और हमने बात किया था टाइटल एंड एक्सटेंट की, हमने बात किया था सेक्शन 1 की कि इस कोड का नाम होगा इंडियन पीनल कोड और ये अप्लाई करेगा होल ऑफ इंडिया पे। तब मैंने आपको एक इंटरलिंकेज बताई थी कि सेक्शन 18 में इंडिया डिफाइंड है, और इंडिया क्या होता है, द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया को हम इंडिया बोलते हैं। और अब इसमें जेएनके को भी इंक्लूड किया गया है। पहले जेएनके का रणवीर पीनल कोड था, बट अब आईपीसी एप्लीकेबल है बिकॉज आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से 2019 के बाद से नाउ जेएनके इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। सेक्शन 19 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसको आपको देखना है कि जज कौन होता है। जज साहब कौन होते हैं, जज साहब इज नॉट ओनली अ पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज। तो एक तो जज साहब वो हैं जो कोर्ट रूम में बैठे हुए हैं, वो ऑफिशियली डेजिग्नेट किए गए हैं एज जज, बट और कौन से होते हैं, कोई भी ऐसा बंदा जो कि एम्पावर्ड है बाय लॉ टू गिव इन एनी सिविल और क्रिमिनल मैटर अ डेफिनेटिव जजमेंट, या फिर किसी भी लीगल प्रोसीडिंग्स में अगर वो जजमेंट दे रहा है जो कि अपील नहीं करी गई है, इफ नॉट अपील वुड बी डेफिनेटिव, ऐसी जजमेंट जो कि डेफिनेटेड है, और वो कहाँ है, कहाँ से उनको पावर मिल रही है, उनको पावर मिल रही है बाय लॉ टू गिव सच अ जजमेंट। सो ही इज एम्पावर्ड बाय लॉ। any such person who is empowered by law in a proceeding, civil proceeding, criminal proceeding, वो भी बन जाते हैं जज, और वो क्या होते हैं, वो डेफिनेटिव जजमेंट देते हैं, इफ नॉट अपील वुड बी डेफिनेटिव। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर एक कलेक्टर की बात करें, एक कलेक्टर जो कि अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859, अगर एक सूट में और वो अपनी जजमेंट देते हैं तो वो भी जज होंगे। अगर एक मजिस्ट्रेट की बात करें जो कि अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अ चार्ज, और वो चार्ज में उनके पास पावर है कि वो किसी को सेंटेंस दे सकते हैं, किसी को इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, किसी को फाइन दे सकते हैं, देन ही विल बी अ जज। अगर एक ऐसे मजिस्ट्रेट हैं जो अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, सिर्फ किस चीज के लिए, मैटर को कमिट करने के लिए, ऐसा कोई भी मैटर है जो कि वो ट्राई नहीं कर सकते, वो कॉम्पिटेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मर्डर केस की बात करें, एक रेप केस की बात करें, तो जो एमएम होते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, ही इज नॉट एम्पावर्ड टू ट्राई अ केस ऑफ रेप। ओके, सो व्हाट डज ही डू, जब उनके पास चार्जशीट आती है, जब पुलिस ऑफिसर अपनी चार्जशीट फाइल करता है, चार्जेस बताता है ये, तो वो क्या करते हैं, ही हैज द पावर टू कमिट इट टू द सेशंस जज। जब वो कमिटल का उनके पास पावर है, तो वो जब अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, और किसके लिए कर रहे हैं, ही इज डूइंग इट फॉर कमिटल, तो वो भी जज होंगे। तो आपको इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखना है, आपको सेक्शन 19 को बहुत अच्छे से करके जाना है, ये बहुत रेलेवेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं सेक्शन 20। सेक्शन 20 बात करता है कोर्ट ऑफ जस्टिस की। कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में, और इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है, जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली, कोई भी ऐसा जज जिनके पास पावर दी गई है लॉ से कि वो जुडिशियली एक्ट करे, या फिर कोई भी ऐसे बॉडी ऑफ जजेस जिनको पावर दी है किसने, लॉ ने, कि वो जुडिशियली एक्ट करें। जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं, पंचायत। अगर पंचायत अंडर द रेगुलेशन ऑफ 7 ऑफ 1860 ऑफ मद्रास कोड, अगर उनके पास पावर है कि वो ट्राई कर पाए एंड डिटरमाइन कर पाए सूट्स को,
तो वो क्या होंगे, वो कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाएंगे। तो बेसिकली कोई भी जज जिसके पास पावर कहाँ से मिली, उसको पावर मिल रही है लॉ से कि वो जुडिशियली एक्ट कर पाए, तो वो बन जाएगा कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो सेक्शन 20 सेक्शन 19 को बहुत अच्छे से देखना है। ओके, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की, जो मोस्ट डिफिकल्ट भी मानी जाती है। स्टूडेंट्स को ये बहुत डिफिकल्ट लगती है बिकॉज ये बहुत बड़ी है, बट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये बहुत बार पूछी गई है। अगर आप अपने मेंस का पेपर उठा के देखें, अगर मैं एक एग्जांपल के लिए लूं तो उत्तराखंड का 2015 का पेपर देख लीजिए, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था 10 नंबर के लिए। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम्स की बात करें तब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लेंदी है और स्टूडेंट्स को इसको याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट एक चीज को ध्यान रखना है कि इसके अंदर बहुत सारे क्लॉजेस हैं। तो सेक्शन नंबर 21 है, पब्लिक सर्वेंट की बात करता है कि पब्लिक सर्वेंट कौन होते हैं, और आपको क्या रखना है, 21 का उल्टा होता है 12, और इसके अंदर है आपके 12 क्लॉजेस, 12 क्लॉजेस हैं। बट सबसे पहले, इससे पहले कि मैं जाऊं इन क्लॉजेस के अंदर, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि इनको याद करने के लिए आपको इन 5 वर्ड्स को याद रखना है। 5 वर्ड्स कौन से हैं आपके, आपको इन 5 वर्ड्स को याद रखना है। 5 वर्ड्स हैं आर्मी, जस्टिस, क्रिमिनल, सिविल एंड अदर। इन 5 वर्ड्स को याद रखोगे तो आपको ये डेफिनेशन को याद करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब आर्मी से जब बात करते हैं तो आर्मी से आपको मिलेगा कमीशन्ड ऑफिसर। कमीशन्ड ऑफिसर आपको ये पॉइंट मिलेगा। 1 मिनट, मैं इसके लिए डिफरेंट पेन यूज करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से दिखे, ठीक है। तो कमीशन्ड ऑफिसर, आर्मी से मिला आपको कमीशन्ड ऑफिसर। जस्टिस से आपको मिलेगा एक जज, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, जूरी, असेसर या फिर आर्बिट्रेटर। ओके, क्रिमिनल से ऐसा ऑफिसर जो कि कन्फाइनिंग ऑफिसर है या फिर प्रिवेंटिंग ऑफिसर है, ये भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं। सिविल में अगर हम बात करें, कोई भी ऐसा ऑफिसर जो प्रॉपर्टी का सर्वे करता है, ओके, प्रॉपर्टी का सर्वे करता है, पब्लिक कॉमन इंटरेस्ट के लिए कोई भी चीज करता है, जैसे कि आपके इलेक्शंस, ओके, और कोई भी ऐसा बंदा जिसको गवर्नमेंट क्या देती है, पे करती है, गिव्स सर्विस टू द गवर्नमेंट, वो पे देती है गवर्नमेंट, और वो क्या करता है, वो अपनी सर्विस देता है गवर्नमेंट को। तो ये जो पॉइंट्स होंगे ये आपको हेल्प करेंगे इसको याद करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, और आपको क्या ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, इसको आप बिल्कुल भूल के नहीं जाएंगे। ये आपके मेंस के लिए और आपके आने वाले सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत रेलेवेंट है। तो 5 वर्ड्स याद करें, आर्मी, जस्टिस, क्रिमिनल, सिविल और अदर्स। अब इनको डिटेल में करते हैं। जब हम बात करते हैं सब क्लॉज 1 की, तो उसको ओमिट किया गया इन 1950, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट बात करता है कमीशन्ड ऑफिसर, जो कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि कमीशन्ड ऑफिसर आर्मी से याद रखना है। तो कमीशन्ड ऑफिसर आपको किससे याद रखना है, आर्मी से, नेवी से और मिलिट्री से। कोई भी ऐसा कमीशन्ड ऑफिसर जो आर्मी, नेवी या मिलिट्री का होता है वो एक पब्लिक सर्वेंट है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि कोई भी मेंबर है ऑक्सिलरी एयरफोर्स का अंडर द रिजर्व एंड ऑक्सिलरी एयरफोर्स एक्ट 1952, उसको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा जब तक वो मेंबर है ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट था। अब बात करते हैं हमारे सब क्लॉज 3 की। एवरी जज और अ पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी। अब याद रखो कि हमने जज की डेफिनेशन कहाँ पढ़ी थी, हमने जज की डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन 19। तो आपको इंटरलिंकेजेस तो यहीं पे आपको दिख रही हैं, ठीक है। अब इंटरलिंकेजेस में आप पढ़ रहे हो कि कोई भी जज, कोई भी ऐसा पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज। एक केस है जो आपको ध्यान में रखना है, के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 का केस है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि जो स्कोप है सब क्लॉज 3 का, उसमें उन्होंने इंक्लूड किया जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें इंक्लूड किया गया कि वो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं। के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 का ये केस है। अब बात करते हैं सब क्लॉज 4 की। सब क्लॉज 4 की जब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं तो क्या देखना है, एनी पर्सन ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस, एनी पर्सन ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पढ़ा था, सेक्शन नंबर 20 में। और क्या क्या इंक्लूडेड है, लिक्विडेटर इंक्लूडेड है, रिसीवर इंक्लूडेड है, कमिश्नर इंक्लूडेड है। और ये क्या करते हैं, इनकी ड्यूटी क्या है, इनकी ड्यूटी है टू इन्वेस्टिगेट,
या फिर रिपोर्ट कोई भी मैटर ऑन लॉ और फैक्ट, या फिर क्या करते हैं ये कोई भी डॉक्यूमेंट को रखते हैं, या फिर ये किसी भी प्रॉपर्टी का चार्ज लेते हैं, या फिर उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करते हैं। एनी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी का चार्ज लेते हैं या फिर उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करते हैं, या फिर ये एडमिनिस्टर करते हैं, ओथ दिलवाते हैं, या फिर किसी भी जुडिशियल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, या फिर इंटरप्रेट करते हैं या प्रिजर्व करते हैं कोई भी ऑर्डर इन द कोर्ट। तो इन सब ड्यूटीज हैं इनकी, और ये कोई भी बंदा जो कि कोर्ट ऑफ जस्टिस का है इंक्लूड करते हैं लिक्विडेटर को, रिसीवर को, कमिश्नर को, और उनकी ड्यूटीज बताई गई कि वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट, या फिर वो किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करके रखते हैं, डिस्चार्ज करते हैं या डिस्पोज ऑफ करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को, एग्जीक्यूट करते हैं किसी जुडिशियल प्रोसेस को, या फिर किसी को ओथ ग्रहण कराते हैं, या फिर इंटरप्रेट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं किसी भी कोर्ट के ऑर्डर को। और क्या ध्यान रखना है, ये जो पर्सन है एंड एवरी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द कोर्ट ऑफ जस्टिस टू परफॉर्म एनी ऑफ सच ड्यूटीज, वो बन जाएंगे हमारे पब्लिक सर्वेंट। ओके, अब देखते हैं सब क्लॉज 5। सब क्लॉज 5 बात करता है, सब क्लॉज 5, एवरी पर्सन हु इज अ ज्यूरीमैन, असेसर, मेंबर ऑफ पंचायत, और ये क्या कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस को या फिर किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे पब्लिक सर्वेंट। 6 पॉइंट बात करता है कि हर एक आर्बिट्रेटर या फिर पर्सन जिसको कोई भी मैटर रेफर करा गया है फॉर डिसीजन बाय एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जब हम एक आर्बिट्रेटर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो एक आर्बिट्रेटर होता है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट स्पेशली बनाई गई है, हमारा सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी ये बात करता है कि हमें डिफरेंट मोड्स ऑफ रिड्रेसल देखने चाहिए, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म की बात करता है कि लिटिगेशन के कारण मैटर्स में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत पेंडेंसी है, सालों साल निकल जाते हैं, तो मैटर्स को क्या करना चाहिए, आर्बिट्रेशन कराना चाहिए, कंसिलिएशन कराना चाहिए, मीडिएशन कराना चाहिए, लोक अदालत में जानी चाहिए। तो ये एक अलग मैकेनिज्म है। एक आर्बिट्रेटर क्या होता है कि दोनों पार्टीज डिसाइड करके एक बंदे को अपॉइंट करते हैं एज एन आर्बिट्रेटर, और वो कोर्ट के बाहर अपना आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करता है, और इस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग से जो जजमेंट आती है उसको अवार्ड किया जाता है। तो वो आर्बिट्रेटर भी या फिर कोई भी ऐसा बंदा जो कि जिसको कोई मैटर रेफर किया गया है फॉर द डिसीजन बाय एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, वो भी बन जाएगा हमारा पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, 7th पॉइंट देखते हैं, एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस by virtue of which he is empowered to place or keep a person in confinement। तो किसी भी ऑफिसर, कोई भी पर्सन जो क्या करता है, बाय एम्पावर किया गया है बाय लॉ, और वो क्या करता है, वो किसी भी पर्सन को रखता है, कन्फाइन करता है। जैसे कि हो गए हमारे जेलर साहब, सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल, वो क्या कर रहे हैं, वो प्रिजनर को अपनी कस्टडी में रख रहे हैं, कन्फाइन कर रहे हैं, तो वो बन गए एक पब्लिक सर्वेंट। 8th क्लॉज कहता है, एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी या फिर कन्वीनियंस, प्रिवेंट ऑफेंसेस, गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस, ब्रिंग ऑफेंडर्स टू द जस्टिस। तो कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसको एम्पावर किया गया है बाय लॉ टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, वो रोकता है ऑफेंसेस को होने से, वो क्या करता है, ऑफेंडर्स जो होते हैं, जो लॉ ब्रेकर्स होते हैं, उनको लेके आता है कोर्ट, या फिर वो कोई भी ऐसे ऑफेंस की, कोई भी ऐसे क्राइम की इंफॉर्मेशन देता है, या फिर पब्लिक हेल्थ सेफ्टी को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि हो गए हमारे पुलिस ऑफिसर, ट्रैफिक पुलिस वाले, या फिर सीबीआई के ऑफिसर्स, ये सारे क्या बन जाएंगे, आपके पब्लिक सर्वेंट्स। 9th पॉइंट बात करता है, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इज टू कैरी आउट प्रिवेंट इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ। इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, वायलेशन ऑफ लॉ। या फिर वो क्या करता है, रिकॉर्ड्स को रखता है, रिकॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करता है, ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड्स को रखता है, या फिर वो परचेज करता है, सेल करता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट, तो वो क्या बन जाते हैं, आपके पब्लिक सर्वेंट। सब क्लॉज 10 बात करता है, कोई भी ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है कि वो टैक्स को इम्पोज करे या फिर रिव्यू करे इन टैक्सेस को, या फिर सर्वे करे गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और उसका पर्पस क्या होना चाहिए, फॉर द कॉमन पर्पस ऑफ
टाउन, विलेज या फिर प्रॉपर्टी, जैसे कि हो गए हमारे सरपंच साहब, पंचायत का हेड, ये सारे भी बन जाते हैं आपके पब्लिक सर्वेंट, क्योंकि इनकी ड्यूटी क्या है कि ये टैक्सेस को इम्पोज करते हैं, लेवी करते हैं और रिव्यू करते हैं इन टैक्सेस को और सर्विस करते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो ऑल दीज पीपल आर ऑल्सो योर पब्लिक सर्वेंट्स। अब every person who holds by office by virtue of which he is empowered to revise, prepare, publish या फिर maintain इलेक्टोरल रोल या फिर इलेक्शंस को कंडक्ट कराते हैं। तो जो ऑफिसर्स जो होते हैं जो इलेक्शंस को कंडक्ट कराते हैं या इलेक्टोरल रोल के बारे में बात करो तो वो रिवाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, पब्लिश करते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करते हैं कुछ भी रिगार्डिंग इलेक्शंस। तो ये भी होते हैं आपके, ये क्या होते हैं आपके पब्लिक सर्वेंट्स। तो अब जब हम सब क्लॉज 12 की बात करते हैं उसका सब क्लॉज ए क्या बोलता है, जो कि गवर्नमेंट सर्विस में है और उसको क्या मिल रहा है, पे मिल रही है गवर्नमेंट से या फिर उसको रेम्यूनरेशन मिल रही है, फीस मिल रही है, कमीशन मिल रही है, किस चीज के लिए, पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए बाय द गवर्नमेंट। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पब्लिक ड्यूटी वर्ड को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी पर्सन जिसको पे मिल रही है, फीस मिल रही है, रेम्यूनरेशन मिल रही है, कमीशन मिल रही है, किस चीज के लिए, पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए बाय द गवर्नमेंट, वो बन जाएगा आपका पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, सब क्लॉज 2 बात करता है, सब क्लॉज बी देखते हैं, इन सर्विस और पे ऑफ अ लोकल अथॉरिटी, किसी भी लोकल अथॉरिटी के अंडर है, किसी भी कॉर्पोरेशन के अंडर है जो कि बनाई गई है बाय सेंट्रल, प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट और बाय गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, वो भी बन जाएगा आपका पब्लिक सर्वेंट। अब आपको इनकी एक्सप्लेनेशंस देखनी है स्टूडेंट्स। 3 एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करी गई हैं। पहली एक्सप्लेनेशन बात करती है पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबव डिस्क्रिप्शंस आर पब्लिक सर्वेंट्स, जहां की वो अपॉइंट किए जा रहे हैं बाय गवर्नमेंट और नॉट, वो बाय गवर्नमेंट अपॉइंटेड हैं या फिर बाय गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटेड, वो पब्लिक सर्वेंट्स होंगे क्योंकि वो जो सब क्लॉज 12 में आ रहे हैं। Wherever the word public servant occurs, they shall be understood of every person who is in actual possession of the situation of a public servant, whatever legal defect there may be in his right to hold that situation। तो अगर किसी ने अपनी उस पोजीशन को किसी भी लीगल डिफेक्ट के द्वारा भी होल्ड कर रहे हैं तब भी वो बन जाएंगे पब्लिक सर्वेंट। जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि X is holding an authority because of some legal defect, still he will be considered a public servant। थर्ड बात करता है इलेक्शन की। इलेक्शन जहां पे भी वर्ड बोला जा रहा है वहां पे क्या होगा, डिनोट करता है एन इलेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ एनी लेजिस्लेटिव, म्यूनिसिपल और अदर पब्लिक अथॉरिटी ऑफ व्हाटएवर कैरेक्टर, द मेथड ऑफ सिलेक्शन टू विच इज बाय और अंडर लॉ प्रिस्क्राइब्ड बाय द इलेक्शन। तो इलेक्शन का जो मतलब है, जो डिनोट किया जाना चाहिए, वो होना चाहिए इलेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ एनी लेजिस्लेटिव, म्यूनिसिपल या फिर पब्लिक अथॉरिटी, चाहे किसी भी कैरेक्टर का हो, कोई भी मेथड से सिलेक्ट किया गया हो, बट अगर वो इलेक्शन लॉ के अंडर आ रहा है तो वो भी बन जाएगा आपका पब्लिक सर्वेंट। अब कुछ केस लॉज जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन के साथ हमें देखने बहुत जरूरी है, वो है सुप्रीम कोर्ट ने इन द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली ये बोला कि a government company is not a public servant but every employee of such a company is a public servant। तो क्या ध्यान देने की बात है कि गवर्नमेंट कंपनी तो पब्लिक सर्वेंट नहीं होगी, बट उस गवर्नमेंट कंपनी के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज कौन बन जाएंगे, आपके पब्लिक सर्वेंट। सिमिलरली पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट सीबीआई एसपी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो ये कॉन्सेप्ट है पब्लिक सर्वेंट का अंडर सेक्शन 2C ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 इनलार्ज करता है कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, जो कि सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी में दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस मनमाल भुटोरिया 1977 के केस में क्या हुआ। An accused person must be a public servant at the commission of the offense। जब वो offense कर रहा है तब उनका जो है वो एक पब्लिक सर्वेंट होने चाहिए, तभी हम उनको मानेंगे गिल्टी। रिटायरमेंट से, रेजिग्नेशन से, डिसमिसल से, रिमूवल ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट,
आपसे कोई भी ऑफेंस करना नहीं हटेगा कि आप बोल दोगे कि जी मेरा तो अब रिटायरमेंट हो गया, बट जब आपने ऑफेंस किया था, अगर आप तब पब्लिक सर्वेंट थे, या फिर अगर आप बोलोगे जी कि मैं तो रिजाइन कर चुका हूँ, बट जब आपने ऑफेंस किया था तब आप पब्लिक सर्वेंट थे, तो यू विल बी हेल्ड गिल्टी। और आपको क्या ध्यान देना है, सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी ध्यान देना है। 197 सीआरपीसी बात करता है कि जब आपको प्रोसिक्यूट करना होता है किसी भी जज को, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, तो स्टूडेंट्स कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जहां पे जो अक्यूज होता है वो बोलता है कि जी मेरा तो डिसमिसल हो गया, या फिर मुझे तो रिमूव कर दिया गया, या मेरी तो रिटायरमेंट हो चुकी है। बट इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आपने ऑफेंस किया था, अगर आप उस टाइम पे पब्लिक सर्वेंट थे, देन यू विल बी हेल्ड गिल्टी। और आपको क्या ध्यान देना है, सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी ध्यान देना है, क्योंकि वो बात करता है कि प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस कैसे होता है, प्रोसिक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स कैसे होता है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, गुलाम रबानी वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2001 का केस है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बोला कि ब्रांच मैनेजर of a state warehousing corporation is not a public servant, as state warehousing corporation is not a statutory body because it had not been created under a statute। उसको जो आपकी स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है उसको एक स्टैच्यू के अंदर नहीं बनाया गया, इसलिए वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इसलिए जो उनका ब्रांच मैनेजर है वो भी पब्लिक सर्वेंट नहीं होगा। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ये बोला। नेक्स्ट केस देखते हैं, स्टेट थ्रू सीबीआई वर्सेस ओपी डोगरा 1986 का केस है, और ये बोला गया कि एम्प्लॉइज ऑफ एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। एम्प्लॉइज ऑफ एलआईसी विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, वो सारे पब्लिक सर्वेंट्स कहलाएंगे। अब आपको देखना है कि ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर नॉट पब्लिक सर्वेंट्स, सारे के सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स पब्लिक सर्वेंट नहीं होते हैं। और इसका टेस्ट क्या है, आपको क्या देखना है कि ही इज इन सर्विस ऑफ पे ऑफ द गवर्नमेंट, उसको गवर्नमेंट से पे मिल रही है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो देखनी है कि वो पब्लिक ड्यूटी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो पब्लिक सर्वेंट कब होगा, जब वो पब्लिक ड्यूटी कर रहा है और उसको गवर्नमेंट से पे मिल रही है। ही इज इंटरेस्टेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी। तो पब्लिक ड्यूटी करना बहुत जरूरी है टू बिकम अ गवर्नमेंट सर्वेंट। ये आपको बहुत ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये पॉइंट को बहुत अच्छे से करना है। कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स कौन होते हैं, कुछ केस लॉज हैं जिनके मैंने नाम यहाँ पे लिखे हैं आपके लिए। तो एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्सिलरी एयरफोर्स, स्टेट वर्सेस कैलाश चंद के केस में बोला कि मेंबर ऑफ एन ऑक्सिलरी एयरफोर्स विल बी अ पब्लिक सर्वेंट, स्टेट वर्सेस कैलाश चंद 1980 का केस। चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स का जो चेयरमैन होता है आशा पारेख वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1977 में ये बोला गया कि वो चेयरमैन भी हमारा पब्लिक सर्वेंट होगा। चीफ मिनिस्टर एक पब्लिक सर्वेंट है, एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977 के केस में बोला गया। ब्रांच मैनेजर ऑफ अ नेशनलाइज्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी एक पब्लिक सर्वेंट है, एमएस ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1980 के केस में ये बात बोली गई। तो स्टूडेंट्स पब्लिक सर्वेंट की जो ये डेफिनेशन है ये बहुत ही बड़ी है, बट अगर आप उनको इन टिप्स के साथ करोगे और इस तरीके से 5 वर्ड्स याद करके करोगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। और इन केस लॉस को भी बहुत ध्यान में रखना है, बिकॉज इन केस लॉस से आपका आंसर और ज्यादा मजबूत बन जाता है और ज्यादा स्कोरिंग बन जाता है और एग्जाम सेटर्स को बहुत पसंद आता है। तो आज के इस सेशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस करी, हमने देखा कि इंडिया क्या होता है, होल टेरिटरी ऑफ इंडिया इज इंडिया, नाउ इट आल्सो इंक्लूड्स JNK। मैन और वुमन क्या होता है, मैन इज इक्वल टू वुमन, कहीं पे भी ही लिखा हुआ है तो मैन और वुमन दोनों माना जाएगा। फीमेल और मेल की जो एज है वो एनी एज है। हमने गवर्नमेंट की बात करी कि गवर्नमेंट क्या होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों होगी। जज की डेफिनेशन करी, कोर्ट ऑफ जस्टिस की डेफिनेशन करी, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन करी और बहुत सारी और डेफिनेशंस करी। तो इन सेक्शन 6 के बारे में हमने बात करी कि सारे के सारे ऑफेंसेस जो हैं दे आर ऑल सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शंस। चैप्टर 4 में होगा वो। तो ये चैप्टर 2 का जो मेरा पार्ट 1 की ये वीडियो है, लेक्चर नंबर 6, स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से करें क्योंकि लेक्चर 7 में मैं पार्ट जो इसका रह गया है वो आपको कराऊंगी। और आपको क्या ध्यान रखना है कि ये आपको सब मिलेगा हमारी PW की ऐप पे। PW की ऐप पे आप जाएंगे और एक सेकेंड, हाँ, PW की ऐप पे आप जाएंगे, वहाँ पे लॉ सेक्शन में जाएंगे, फाउंडेशन बैच के अंदर आप
इनको एक्सेस कर सकते हैं, इन लेक्चर्स को। आप क्लास नोट्स भी मिलेंगे, क्लास नोट्स भी मिलेंगे जो आप दोबारा से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी ये सेशंस अवेलेबल हैं। आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे वो जो आप क्विज फॉर्म में कर सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आईपीसी फाउंडेशन बैच को आपको अच्छे से करना है, जिससे कि आप अपने पेपर में अच्छे से आंसर्स लिख के पाएं, आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो। तो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ एंड मिले मुझे लेक्चर नंबर 7 में, जहाँ पे मैं डील करने वाली हूँ चैप्टर नंबर 2 के रिमेनिंग पोर्शन से। तो अच्छे से पढ़िए एंड खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।